आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। उस रात मैं, अनिल और विकास हम तीनों अनिल के घर पर थे। कारण अनिल के मम्मी पापा कहीं बाहर जा रखे थे और अनिल को घर पर अकेले डर लगता है। हम तीनों घर पर बैठे बैठे बोर हो रहे थे। एक तो बाहर बारिश, ऊपर से घर की बिजली भी गुल थी। मोमबत्ती की उस धुंधली सी रोशनी में मैंने अनिल को देखते हुए कहा, अनिल, तू इतना डरता क्यों है बे? और तू डरता किससे है, चोर से या भूत से? इस पर अनिल बोला, भूत से। तो मैं बोला, भूत से? कभी देखा भी है भूत या सिर्फ ऐसे ही डरता है? इस पर अनिल ने अपने चेहरे को मोमबत्ती के पास लाते हुए कहा, देखा है भाई, इसलिए डरता हूँ। सुनेगा? सुन। फिर अनिल ने बोलना शुरू किया। बात करीब 3 साल पहले यानी साल 1999 की है। मेरे मामा के लड़के की शादी थी। बारात जाने के लिए सारी गाड़ियां तैयार थीं, मगर ऐन वक्त पर लड़की वालों की ओर से सुनने को मिला कि लगातार बारिश के कारण नदी का पानी उफान पर होने की वजह से उनके यहाँ कोई पुल टूट गया है। हालांकि दूसरा रास्ता है, मगर उस रास्ते पर कार नहीं आ सकती। ये जानकर जहां आधे लोग निराश थे तो वहीं आधे खुश, ये सोचकर कि अच्छा हुआ पहले पता चल गया, वरना वहां पहुंचकर बारात घुमानी पड़ती। अब लड़की वालों के यहाँ पहुंचने का एकमात्र साधन था ट्रेन। ट्रेन शाम के 5:30 बजे की थी। घड़ी में वक्त देखा तो 5 बज रहे थे। सारे कामों को एक तरफ करके हम 10-15 बाराती रेलवे स्टेशन पहुंचे। बहुत तेज बारिश आने वाली थी, जो कि आसमान के हुलिये से साफ पता चल रहा था। कुछ देर बाद ट्रेन आई। हम लोग ट्रेन में चढ़े और जहां जिसको सीट मिली वो वहीं बैठ गया। मैं थोड़ा परेशान भी था, क्योंकि पिछली बार जब हम लोग लड़की वालों के यहाँ गए थे तब उन्होंने रात में रुकने की व्यवस्था कुछ खास अच्छी नहीं की थी। खैर, कुछ देर सफर के बाद हम लोग ट्रेन से उतरे। इधर झमाझम बारिश हो रही थी। प्लेटफॉर्म पर ही हमें लड़की के चाचा दिख गए, जो कि हमें ही लेने आए थे। फिर जैसे तैसे कादा कीचड़ में घुस घुस कर हम लोग लड़की वालों के घर पहुंचे। जहां लड़की वालों का घर था वहां बहुत कम घर थे। हालांकि इलाका गांव का था, मगर फिर भी गांव इतना खाली कुछ हजम नहीं हुआ। खैर, वो बाराती जिन्हें शादी देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनमें से एक मैं भी था और हमारे लिए पहले से ही एक कमरे का इंतजाम कर दिया गया था। मगर वो कमरा इतना छोटा था कि उसमें 10-12 लोग लेटना तो दूर, ठीक से बैठ तक नहीं पा रहे थे। एक तो मैं लंबा आदमी, ऊपर से इतनी कम जगह में पैर मोड़कर बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। खिड़की से बाहर अभी मैं तेज बारिश को देख ही रहा था, तभी मेरी नज़र एक छोटे से घर पर गई। घर की दीवारों में सीलन आ गई थी और प्लास्टर भी जगह जगह से छूटा हुआ था। हालांकि तेज बारिश में उतना दिखा नहीं, मगर घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद थे। तभी लड़की वालों की तरफ से कोई सज्जन हमारा हालचाल पूछने आए। फिर जब वो सज्जन मेरे पास से निकल रहे थे तो मैंने पूछा, भाई साहब, उस घर में कोई रहता नहीं है? जिस पर उन्होंने कहा, कोई नहीं रहता है, खाली पड़ा है। इस पर मैं बोला, सुने ना, आज रात आप उस घर में मेरे सोने का बंदोबस्त कर देंगे? वो क्या है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, थोड़ा सो जाऊंगा तो। इस पर वो आदमी बोला, वो तो मैं समझ रहा हूँ, पर उस घर में रुकना ठीक नहीं होगा। पहले तो वो आदमी किसी भी तरह से राजी नहीं था, मगर मैं भी अड़ियल किस्म का आदमी था। उसे राजी करवा कर ही छोड़ा। तभी उसने कहा, आप चलिए मेरे साथ। फिर मैं उस आदमी के साथ
उसी के छाते में घुसकर उस टूटे फूटे घर पर गया। पता नहीं कैसे उस आदमी ने चाबी का जुगाड़ भी कर लिया। उसने दरवाज़ा खोला और हम लोग अंदर दाखिल हुए। बड़ा पुराना सा घर था। चारों तरफ धूल की मोटी परत और मकड़ी के जालों ने अपना शहर बसा रखा था। उस पूरे घर में सिर्फ एक खाट और एक बड़ी सी अलमारी ही थी, वो भी धूल की चादर में लिपटा हुआ। पूरे घर का एक चक्कर लगाकर मैं बोला, ठीक है, आज रात मैं यहीं सो जाऊंगा। आप जरा इस पलंग को साफ करवा दीजिएगा। सब कुछ देख लेने के बाद हम लोग वापस आ गए और खाना पीना करने लगे। खाना पीना करने के बाद मैंने एक लालटेन लिया और सोने के लिए उस घर की ओर निकल पड़ा। बारिश अभी भी हो ही रही थी। बारिश की रफ्तार में किसी भी तरह का फर्क देखने को नहीं मिला था। खैर मैं उस घर में पहुंचा और आधे सड़े हुए दरवाजे को अंदर से कुंडी मारकर पलंग की ओर बढ़ा। पलंग बिल्कुल साफ सुथरा था, शायद उस आदमी ने करवाया होगा। मैंने लालटेन को पलंग से कुछ ही दूरी पर जमीन पर रख दिया और पलंग पर लेट गया। सर के ऊपर पंखा नहीं था, इसलिए मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। करवटें बदल बदल कर मैंने सोने की बहुत कोशिश की, मगर सो नहीं पाया। मैं पलंग पर से उठा और जमीन पर रखे लालटेन की रोशनी बढ़ाते हुए कमरे में लगी खिड़की की ओर जाने लगा, ये सोचकर कि अगर खिड़की खुली रहेगी तो ठंडी ठंडी हवा से नींद आ जाएगी। मैंने खिड़की का लॉक खोलने की बहुत कोशिश की, मगर जंग लग जाने के कारण लॉक इतना जाम था, मेरा हाथ दुख गया, लेकिन खिड़की नहीं खुली। थोड़ी देर ऐसे ही खींचातानी करने पर खिड़की खुल गई, जिसके साथ ही एक तेज हवा के झोंके ने मेरे चेहरे पर सारे पसीनों को सुखा दिया। मुझे काफ़ी सुकून मिला और मैं वापस से पलंग पर जाकर लेट गया। बहुत जल्द ही मुझे नींद भी आ गई। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आँख खुली तो मुझे एक आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे किसी पुराने दरवाजे को कोई बार बार खोल और बंद कर रहा हो। मैं झट से उठकर बैठ गया और लालटेन की रोशनी में देखा। पलंग के ठीक सामने जो अलमारी थी, उसी का दरवाज़ा बार बार खुल बंद हो रहा था। मगर हैरानी की बात तो ये थी, उस पूरे घर में मेरे अलावा और कोई नहीं था। मैंने हवा महसूस करने की कोशिश की, मगर हवा इतनी तेज भी नहीं थी कि इतने बड़े अलमारी के दरवाजे को हिला दे। मैं बिस्तर पर से उठा और अलमारी की ओर बढ़ने लगा। मैं उस अलमारी के पास गया और एक हाथ से अलमारी के दरवाजे को पकड़ लिया। मैंने जैसे ही अलमारी का दरवाज़ा पकड़ा कि एकदम से किसी ने मुझे पीछे ढकेल दिया। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अलमारी से निकलकर भागा हो। मुझे भी अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। मैं चुपचाप पलंग पर जाकर लेट गया और उस अलमारी की ओर ना देखने की नाकाम कोशिश करने लगा। मगर तभी मुझे जो दिखा, उसे देखकर उस माहौल में शायद कोई भी कांप जाता। उस अलमारी के ऊपर दो पैर लटक रहे थे, जैसे कोई उस अलमारी के ऊपर बैठा हो। मगर कौन, उस काले अंधेरे में ये दिख नहीं रहा था। पर वो जो भी था, उसके पैरों से वो कोई बच्चा ही लग रहा था। वो बच्चा अपने दोनों पैरों को अलमारी पर मारकर बजाए जा रहा था। मैं किसी जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़े पड़े उस बच्चे के पैरों को देखे जा रहा था। तभी वो बच्चा अलमारी के ऊपर से कूदकर नीचे उतरा और मेरे पैरों के पास आकर कुछ करने लगा। वो जब मेरे पैरों के पास आया, तब जाकर मुझे लालटेन की रोशनी में उसका चेहरा दिखा। उसकी शक्ल पूरी सफ़ेद थी, जैसे शरीर में खून ही ना हो। उसकी आंखें ऐसी थी
जैसे तो लाल रंग की बत्तियां चमक रही हों। डर से मेरा बुरा हाल था। मैं किसी तरह से अपने हाथ को मुंह पर दाबे हुए था ताकि मेरी चीख ना निकल जाए। वो बच्चा कुछ देर तक मेरे पैरों के पास ही खड़ा रहा, फिर पूरे घर में इधर उधर दौड़ने लगा। मैं अपनी जगह पर किसी मुर्दे की तरह 1 इंच भी हिल नहीं रहा था। तभी खेलते भागते पता नहीं वो बच्चा कहीं गायब सा हो गया। पूरे घर में उसे कहीं भी ना पाकर मैं एक झटके में उठा और घर के दरवाजे की कुंडी हटाकर सीधे उस घर में भाग गया जहां हम बारातियों के लिए ठहरने की व्यवस्था की गई थी। फिर मैंने सबसे पहले उस आदमी को ढूंढा जो मुझे उस घर में ले गया था, और उसके मिलते ही मैंने सारा कुछ खुलकर बता दिया। तब उसने बताया, दरअसल वो घर पहले चोर बदमाशों का अड्डा हुआ करता था और उस घर में बहुत से लोगों के कत्ल हुए हैं, और शायद उन्हीं में से वो बच्चा भी है जिसकी आत्मा आज भी उस घर में भटकती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। उस दिन सुबह से ही बारिश काफी तेज बरसे जा रही थी, जिस कारण मैं काम पर भी नहीं जा पाया। घर पर बैठे बैठे मैं काफी बोर हो रहा था, मगर किया भी क्या जा सकता था। फिर जब बारिश रुकी तब तक अंधेरा हो गया था, जिस पर मैंने सोचा क्यों ना मोहन काका की चाय की दुकान पर सभी दोस्तों के साथ जाया जाए और बैठकर कुछ देर गप्पे लड़ाया जाए। जिसके बाद मैंने तुरंत ही अपने दोस्त राहुल को कॉल किया और बोला, राहुल, घर पर बैठे बैठे मन नहीं लग रहा यार, तो एक काम करना, तू सभी दोस्तों को लेकर मोहन काका की चाय की दुकान पर पहुंच, मैं भी आता हूँ, बैठकर कुछ देर गप्पे लड़ाएंगे। जिस पर राहुल ने कहा, ठीक है, मैं सभी को लेकर पहुंचता हूँ, तू भी जल्दी आ। मैं फटाफट से रेडी हुआ और घर पर आता हूँ बोलकर बाइक स्टार्ट करके निकल गया। मेरे घर से मोहन काका की दुकान लगभग 15 से 20 मिनट की दूरी पर थी, मगर मैं बाइक धीरे ही चला रहा था क्योंकि सड़क पूरी तरह से गीली हो चुकी थी। 15 मिनट का सफ़र 25 मिनट में पूरा करने के बाद मैं मोहन काका की चाय की दुकान पर पहुंचा, जहां मेरे सभी दोस्त मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। मैं भी उनके पास जाकर बैठ गया और हम सभी लोग आपस में बातें करने लगे। बात करते करते कब 2 घंटा गुजर गया पता ही नहीं चला। जिसके बाद राहुल ने कहा, यार अब हमें घर चलना चाहिए और रात भी काफ़ी हो गई है। राहुल की बात सुनते ही मैंने अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 9 बजे का। जिस पर मैंने सभी से कहा, हाँ यार अब हमें निकलना चाहिए। जिसके बाद हम सभी लोग अपने अपने घर की ओर निकल पड़े। सुबह से ही काफ़ी तेज बारिश होने के कारण पूरे गांव की बिजली गुल थी। मुझे घने अंधेरे का पता तब चला जब मैंने बाइक स्टार्ट किया, क्योंकि मेरी बाइक स्टार्ट करते ही मेरी हेडलाइट की रोशनी को अंधेरे ने चारों तरफ से घेर लिया। मैं बाइक लेकर उस अंधेरे से घिरे रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। उस रास्ते पर दूर दूर तक मेरे अलावा ना तो कोई इंसान दिख रहा था और ना ही कोई जानवर। सन्नाटा तो इस कदर फैला हुआ था कि मुझे साफ साफ रात कीड़ों की आवाज़ भी सुनाई पड़ रही थी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी रास्ते पर फैला सन्नाटा एक पल को बिजली कड़कने की आवाज़ से टूट गया और साथ ही बूंदाबांदी बारिश भी शुरू हो गई। बारिश में भीगने के डर से मैंने बाइक को थोड़ा स्पीड कर दिया। अभी मैं बाइक भगा ही रहा था कि तभी अचानक से मेरी बाइक के सामने एक औरत आ गई। मैंने ब्रेक मारकर बाइक रोकने की बहुत कोशिश की, मगर बाइक रुकी नहीं
और उस औरत को टक्कर मारते हुए नीचे गिर गई। उस औरत को इस तरह से रास्ते के बीचों बीच आता देख मैं काफी गुस्सा हुआ और उससे कुछ बोलने के लिए जैसे ही पीछे पलटा तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल वो औरत वहां थी ही नहीं। मैंने अपनी नजरों को इधर उधर दौड़ाया मगर वो औरत मुझे कहीं नहीं दिखी। मगर ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अभी अभी उस औरत से टकराकर नीचे गिरा था तो वो औरत गई तो गई कहाँ। खैर मैंने अपना बाइक उठाया और स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगा। गिरने के कारण मेरे सारे कपड़े खराब हो चुके थे और मेरी बाइक पर भी अच्छा खासा डैमेज हुआ था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। वो हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था, वो भी इतना ठंडा कि मेरा कंधा एक पल को सुन्न पड़ गया था। तभी मैंने तिरछी नजर से जब उस कंधे की ओर देखा तो मेरे होश फाख्ता हो गए। दरअसल मेरे कंधे पर एक औरत का हाथ था। मैंने झट से बाइक रोका और जब पीछे पलटकर देखा तो मेरे कंधे की तरह ही मैं सुन्न पड़ने लगा और मेरा पूरा शरीर अंदर ही अंदर कपकपाने लगा। दरअसल ठीक मेरे पीछे वही औरत बैठी हुई थी जिससे थोड़ी देर पहले टक्कर खाकर मैं गिरा था। उस औरत की शक्ल मौत से भी ज्यादा डरावनी थी। उसकी पूरी शक्ल में कीड़े रेंग रहे थे। उससे पहले कि मैं उसे कुछ बोल पाता उस औरत ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया और टान कर मुझे रास्ते के किनारे एक पेड़ के पास ले आई और एक भारी सी आवाज में कहा, तू भी मरेगा। उस औरत के इतना बोलते ही उस पेड़ के ऊपर से एक रस्सी का फंदा लटकाया। उस औरत ने मुझे एक हाथ से उठाकर मेरे गले को उस फंदे में फंसा दिया और दूसरी तरफ की रस्सी को खींचने लगी। अभी मैं उस फंदे से लटककर मरने ही वाला था कि तभी वहां एक आदमी आ पहुंचा जिसे देखकर वो औरत एकदम से गायब हो गई। उस औरत के गायब होते ही वो रस्सी भी छूमंतर हो गया और मैं धड़ाम से जमीन पर जा गिरा, जिस पर उस आदमी ने मुझे सहारा देकर उठाया और कहा, जल्दी मेरे साथ चलो वरना वो तुम्हें मार देगी। मैं भी बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी के साथ चलता बना। थोड़ी दूर चलने के बाद वो आदमी मुझे एक घर के भीतर ले आया। देखने से तो वो घर काफी पुराना सा लग रहा था। मैंने मदद के लिए 2-3 बार घर पर कॉल भी किया लेकिन मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। मुझे काफी परेशान और डरा हुआ देख उस आदमी ने कहा, डरो मत, कुछ नहीं होगा। जिस पर मैंने कहा, वो औरत कौन थी और मुझे क्यों मारना चाहती थी? जिस पर उस आदमी ने कहा, वो औरत एक चुड़ैल है और वो तुम्हें नहीं बल्कि अकेले में किसी को भी पाकर मारने की कोशिश करती है। इस पर मैंने कहा, मगर क्यों? सभी ने उसका क्या बिगाड़ा है? जिस पर उस आदमी ने कहा, इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। मेरे पूछने पर आगे उस आदमी ने बताया, आज से 12 साल पहले इस गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। पत्नी काला जादू और डायन विद्या सीखा करती थी जिससे वो सभी गांव वालों को काफी परेशान किया करती थी और छोटे बच्चों की बलि देती थी। उसका पति राजू भी उसके इस काम में मदद करता था। लेकिन ये बात एक दिन सारे गांव वालों को पता चल गई, जिसके बाद गांव वालों ने गुस्से में आकर उन दोनों को उसी पेड़ में फांसी से लटका दिया और मारने के बाद उनकी लाश को चील कौओं को खाने के लिए जंगल में फेंक आए और तब से उनकी आत्मा वहीं भटकती रहती है। उस आदमी से इतना सुनने के बाद मेरे जहन में एक सवाल दौड़ने लगा कि उस चुड़ैल ने इस आदमी को कुछ क्यों नहीं किया। मैं इस सवाल को ज्यादा देर तक अपने मन में रख नहीं सका और मैंने उस आदमी से कहा, आप कहाँ रहते हैं?
आपका नाम क्या है और उस चुड़ैल ने आपको कुछ क्यों नहीं किया? इस पर उस आदमी ने कहा, मेरा नाम राजू। उस आदमी के इतना बोलते ही मेरे शरीर में वापस से करंट दौड़ने लगा और उसके इतना बोलते ही मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया कि तभी उस आदमी ने एक भारी सी आवाज में कहा, हाँ, मैं वही राजू हूँ जिसे गांव वालों ने 12 साल पहले मार दिया था। अब उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। उसके चेहरे पर भी कीड़े रेंगने लगे थे। मैं उठकर जैसे ही दरवाजे की तरफ दौड़ा कि तभी धड़ाम से दरवाज़ा खुला और दरवाजे के बाहर वही चुड़ैल खड़ी थी। मैं अपने आप को मरा हुआ मान ही चुका था कि तभी मुझे बाहर से काफ़ी शोर शराबा सुनाई पड़ने लगा, जिसके आवाज़ से वो चुड़ैल और वो भूत हवा में धुआं होकर कहीं चले गए। मैं भागकर जैसे ही बाहर निकला तो मैंने देखा कि मेरे सारे दोस्त और घरवाले एक साथ में इधर ही आ रहे हैं। फिर मुझे पता चला कि काफ़ी देर तक घर नहीं पहुंचने के कारण मेरे दोस्त और घरवाले मुझे ढूंढते ढूंढते मोहन काका के दुकान तक जाने लगे, जहां उन्हें उसी पेड़ के पास मेरी बाइक गिरी हुई मिली, जिससे उन्हें पता चल गया कि मेरे साथ हुआ क्या है और इस तरह से मेरी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।